एपिसोड 37 इंटरव्यू। रिवांश ने श्रुति पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने सालों से सोए हैवान को जगाने की जुर्रत की है। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था अपने दोस्तों को अनन्या से दूर रखना? इसके बावजूद तुमने उस बेवकूफ़ ईशान को उससे मिलवाया। मैं पूछता हूँ, तुम्हें यह करने की क्या जरूरत थी? रिवांश श्रुति को डांट रहा था और वो सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे डर लग रहा था, खुद के लिए नहीं बल्कि ईशान के लिए। उसने ईशान को कई बार अनन्या से दूर रहने को कहा था, मगर उस बेवकूफ़ लड़के ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। ऊपर से उसने अनन्या के लिए 20 लाख के कपड़े खरीदे। उसके इंटेंशन भले ही गलत नहीं थे, मगर उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मेहरा फैमिली भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानते थे अरशद अनन्या को लेकर कितना पॉजिटिव है। वही उसके दादाजी और ईशान के दादाजी की दोस्ती किससे पूरे मुंबई को पता थे। ऐसे में अगर अरशद ने ईशान के साथ कुछ किया तो उसका असर दोनों परिवार और उनके बिजनेस पर भी होगा। इधर यह सब बात हो रही थी, वही रिवांश अरशद और उसके लोगों को लगातार कॉल कर रहा था, मगर कोई भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। इस बात से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी ईशान को कॉल करो और उसे अर्जेंट में यहाँ आने को कहो। यह सुनते ही श्रुति फ़ोन लेने के लिए अपने कमरे की ओर भागी। वही रिवांश के डैड मिस्टर रमन मेहरा ने पूछा, ईशान को क्यों यहाँ बुलाकर तुम क्या करने का सोच रहे हो? इस पर रिवांश ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं डैड, मैं बस उसे अनन्या और अरशद के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि वो फ्यूचर में उससे दूर रहे। इस बार तो हम उसे जैसे तैसे बचा लेंगे, पर आप भी जानते हैं वो लड़का कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अगर वो फिर अनन्या के पीछे गया तो अरशद उसकी जान ले लेगा। यह कहते हुए रिवांश ने सिर सोफे पर टिका दिया। उसे भी पता था अरशद बिना इस बारे में पूरी जांच किए ईशान को कुछ नहीं करेगा, मगर अनन्या, उसने अरशद से ईशान के बारे में छुपाया है। असल में उसे डर ईशान के लिए नहीं बल्कि अनन्या के लिए लग रहा था। रिवांश ही नहीं बल्कि कोई और भी था जिसे ईशान से ज़्यादा अनन्या की फिक्र हो रही थी। वो कोई और नहीं, रिवांश की मॉम नीता मेहरा थी। उन्होंने अनन्या बहुत पसंद थी और वो अक्सर उसे अपने घर इनवाइट करती थी। थोड़ी चिंता करते हुए उन्होंने कहा, पता नहीं अनन्या कैसी होगी। अरशद को भी क्या ज़रूरत थी उसे अकेले मॉल भेजने की, जब आज तक उसने उसे अकेले घर से बाहर तक नहीं जाने दिया। फिर ऐसे भी क्या आन पड़ी गई कि उसे उस बेचारी बच्ची को अकेले शॉपिंग पर भेज दिया, और अब न जाने वो हैवान उस मासूम के साथ क्या क्या कर रहा होगा। इधर सब अरशद को कोस रहे थे और वहीं अरशद दरवाजे पर खड़ा होकर अनन्या को देख रहा था। अनन्या की आंखें बंद थी और उसका चेकअप अभी भी चल रहा था। इस वक्त अरशद काफ़ी वीक लग रहा था। उसकी आंखों में आज एक अजब सी उदासी थी। उसे देखते ही डैनियल उसके पास आ गया और बोलने के लिए मुंह खोला, बॉस। इतने में ही अरशद ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। कुछ पल और अनन्या को देखने के बाद सडनली उसने कहा, तुम यहाँ रुककर उसका ख्याल रखो और याद रहे, एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है। जी बॉस। डैनियल ने अपना सिर हिलाते हुए उसकी बातों में हामी भर दी और अरशद भी वहाँ से चला गया। कार में बैठने के बाद अरशद ने फ़ोन ऑन किया और ऊपर ही उसे रिवांश के 10 से ज़्यादा मिस कॉल दिखे। उसने कॉल को इग्नोर किया और एक मैसेज टाइप करके सेंड करने के बाद उसने ड्राइवर श्याम से कहा, सिंघानिया पैलेस चलो। उसके जवाब का इंतजार कर रहे श्याम अंकल ने कार तुरंत सिंघानिया पैलेस की तरफ मोड़ दी कि तभी एक बार फिर अरशद का फ़ोन बजा। अरशद ने देखा रिवांश उसे कॉल कर रहा है। उसने फ़ोन रिसीव किया और ठंडे स्वर में कहा, कहो। यह सुनते ही रिवांश की पकड़ फ़ोन पर कस गई। थोड़ा रुकते हुए रिवांश ने पूछा, अनन्या कैसी है? वो ठीक तो है? तुमने उसे ज़्यादा डांटा तो नहीं? अनन्या का जिक्र होते ही एक बार फिर अरशद को अपने दिल में एक टीस सी महसूस हुई। उसके सामने सुबह का सीन चलने लगा। किस तरह से उसने उसको बेरहमी से थप्पड़ मार दिया था। शायद यही वजह रही होगी कि उसने मुझे सालों से इस बारे में छुपाए रखा, अरशद ने सोचा। फ़ोन पर उसकी पकड़ और टाइट हो गई। उसने कहा, वो ठीक है, और फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ रिवांश ने फ़ोन को अजीब तरह से देखा, जैसे उसे अभी जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा है। उसने सोचा, ये अरशद की आवाज़ को क्या हो गया? वो इतना डल साउंड क्यों कर रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? यह सोचते हुए उसने एक बार फिर अरशद को कॉल लगाया। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरशद ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया।
आज निया का पहला इंटरव्यू था। वो अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने जा रही थी। लिविंग रूम में महेंद्र सिंघानिया अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। निया काफ़ी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही थी। उसे देख महेंद्र जी के फेस पर एक अलग की खुशी झलक रही थी। इंटरव्यूअर ने निया से पूछा, मिस निया, हम जानना चाहते हैं, जब आपने अपने डिज़ाइन को मिस नैना देसाई के पोस्ट पर देखा, उस वक्त आपने कुछ किया क्यों नहीं? उस वक्त आप शांत क्यों रही? निया इस पर हल्का सा मुस्कुराई और कहा, वेल, ऐसा नहीं है कि मैं शांत थी और मैंने कुछ किया नहीं। बात सिर्फ इतनी थी, मैं बिना सबूत के किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहती थी। कुछ कहने और करने से पहले यह जानना चाहती थी कि इसके पीछे कौन है। इंटरव्यूअर ने पूछा, तो क्या अब आपको उस शख्स के बारे में पता चल चुका है? इस पर निया ने बस मुस्कुरा दिया, इसका जवाब नहीं दिया। उसकी स्माइल से लोगों को लगा उसे उस शख्स के बारे में पता चल चुका है जिसने उसका डिजाइन लीक की थी, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। इंटरव्यूअर ने फोन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा और उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। जो क्वेश्चन अभी उसके सामने था वो लिस्ट में जस्ट अभी ऐड हुआ था। उसने निया को देखा और अपनी बेचैनी को छुपाते हुए खुद को रेडी किया और पूछा, मिस निया, जनता को लगता है अभी जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। आपने ही मिस नैना देसाई का अकाउंट हैक करवाया और उनकी आईडी से वो 5 डिजाइन पोस्ट किए, और जब नैना देसाई ने अपने अकाउंट हैक होने की कंप्लेंट पुलिस में की तो आपने अपने भाई मिस्टर अथर्व सिंघानिया को मिस नैना देसाई से बात करने और यह सुलझाने को कहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? यह सुनकर तो निया का खून ही खोल गया, मगर उसने खुद को वीक नहीं पड़ने दिया। ऑलरेडी कि वो सब तैयारी करके आई थी।